हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप सब केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझते हुए अच्छे से लिखेंगे भी इसे। कॉपियाँ अभी आप लोगों के पास होंगी नहीं, तो पुराने क्लास की जो भी कॉपी हो वो पूरी भरी नहीं होगी, तो उसमें आप जो है उसके पीछे आप जो पेजेस बचे हैं उनमें आप उसे लिखेंगे। बहुत ही सफाई से आप लोग अपने नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है कि समस्त जीवों में अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही जनन कहते हैं। समस्त जीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसके बाद संतान में वृद्धि होती है, वो परिपक्व होता है और वो भी अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करता है, अपने समान एक नया संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन या फिर जनन। इसी प्रकार प्रत्येक जीव में जन्म होता है, वृद्धि होती है और मृत्यु होता है। इसी प्रकार से इनका जो है ये काल चलता रहता है। जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उनका जीवन काल कहलाता है। इस संसार में प्रत्येक जीव की संतान उत्पन्न करने की अलग अलग विधियां होती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस संसार में केवल जीव ही तो है नहीं, पेड़ पौधे भी हैं, इसके अलावा सूक्ष्म जीव भी हैं। तो सूक्ष्म जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो विधि है वो दूसरी तरीके से होगी, पौधे दूसरी तरीके से करते हैं और जीव जंतुओं का दूसरा ही तरीका होता है, ठीक है। आइए अब हम आते हैं जनन की विधियों पर, ठीक है। तो मुख्यतः दो विधियां जो हैं उनकी पाई जाती हैं। पहला है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इस प्रकार के जनन में नए संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही जीव या एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तब इस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस विधि द्वारा जो उत्पन्न जो संतान होता है वो बिल्कुल ही अपने जनक के समान ही होता है। इसका अर्थ है कि जैसे जो भी उसके पेरेंट का आनुवंशिक पदार्थ होगा वही उसके संतान में भी वही आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और उसके लक्षण और गुण जो है हूबहू अपने पेरेंट्स से मिलते रहेंगे। तो इसको फिर से समझ लीजिए। अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन होता है जिसमें नए संतान की उत्पत्ति हेतु या नए जीव की उत्पत्ति हेतु केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और अब दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो प्रक्रिया है जिसमें कि नए संतान की उत्पत्ति हेतु दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर की और एक मादा की। तो जब नए संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और ये लैंगिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन से इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल जीव शरीर जो है वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है और वो जो विभाजित हुए जो सेल होते हैं वो विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि शरीर में विशेष प्रकार के जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और शरीर की समान जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स मतलब दैहिक कोशिकाएं में भिन्न प्रकार की दो अगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन जो होता है वही लैंगिक जनन की आधार होता है, लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। और इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं या सेक्स सेल कहते हैं। इन्हीं सेक्स सेल को गैमीट या युग्मक कहते हैं।
अभी आप लोगों को मैंने बताया कि लैंगिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसमें समय भी कम लगता है। तो आइए अब हम अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लें। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखिए पौधों में होती है कायिक जनन के द्वारा और जंतु में होती है एकल जीव जनन के द्वारा। देखिए जैसे मैंने चार्ट बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी चार्ट बनाएंगे, बहुत ही साफ़ सफाई से बनाएंगे, ठीक है। एकल जीव जनन वाला जो है बेटा ये 6 प्रोसेस में ही है, तो इसको आप लोग पहले समझ लें, ठीक है। और ये जो पौधों का जो कायिक जनन है ये कुछ बड़ा है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको मैं बताती जाऊँगी, आप लोग ध्यान देते रहेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद आ रहा है। तो एकल जीव जनन देखिए कितने प्रकार से होता है। पहला है द्विविभाजन बाइनरी फिशन, दूसरा है बीजाणु जनन स्पोरुलेशन, तीसरा मुकुलन बडिंग, चौथा है कलिका जेम्यूल्स, पांचवा खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन और छठा है पुनरुत्थ भवन यानी कि रीजनरेशन। तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है इन्हीं विधियों के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके अपोजिट जो पौधों में जब हम आते हैं तो पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दे के आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से होता है। देखिए पौधों में कायिक जनन को हम देख लेते हैं। इसका पौधों में कायिक जनन है पहला, इसका भी पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्लांट्स शरीर का कोई भी अंग जो है वो अपने मदर प्लांट से मतलब मातृ पौधे से या फिर कह सकते हैं जनक पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया है? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो मदर प्लांट होता है, मुख्य पौधा होता है, उससे उस पौधे का कोई भी भाग जो है वो अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है। और ये पौधे का कायिक भाग हो सकता है जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में भी पहला है इसका ए है भाग भूमिगत तना, और भूमिगत तना के अंतर्गत फिर कंद होता है, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का ही बी है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना में भी कई प्रकार हैं। पहला है ऊपरी भूस्तरीय रनर, दूसरा भूस्तरीय स्टोलन, तीसरा है भूस्तरीय का ऑफसेट, चौथा है अंतः भूस्तरीय सकर। देखिए अभी पहले आप लोग अच्छे से साफ़ सुथरे से चार्ट बना लेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग पहले ध्यान दे के अच्छे से चार्ट बनाएं, उसके बाद एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का बी अभी हम लोगों ने देखा अर्धवायवीय तना, और सी आते हैं मूल यानी रूट के द्वारा, डी पत्तियों के द्वारा, और ई है प्रकलिका बल्बिल्स के द्वारा। फिर से ध्यान देके सुनिए। पहला पौधों में हम जब पढ़ रहे थे कि पौधे में पहला था पौधों में कायिक जनन, कायिक जनन का भी पहला था प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और इसमें ये भी कई प्रकार से था भूमिगत तने के द्वारा, अर्धवायवीय तने के द्वारा, मूल के द्वारा, पत्ती के द्वारा और प्रकलिका के द्वारा, ठीक है। ये कितने भागों में? ये 5 भागों में बटा है। और दूसरा है इसका कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक वाले में हमने पढ़ा था कि पौधे के जो मुख्य पौधा होता है, जो मेन पौधा होता है, उसी के कई भाग जो हैं हो सकता है जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, ठीक है। तो मुख्य पौधे से उनके जड़, तना, पत्ती जो है वो अंकुरित होकर जब मुख्य पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना देता है, स्वयं से ही नया पौधा बनाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब यहाँ है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें जो है नए पौधों की उत्पत्ति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो कृत्रिम रूप से यानी कि मनुष्यों के द्वारा, हमारे द्वारा प्रक्रिया की जाती है।
देखिए ये भी कई प्रकार से होता है, इसका भी कई भाग है। इसमें पहला है कलम लगाना, कलम लगा के दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाने के भी कई पार्ट हैं, जैसे है पहला माउंट लेयरिंग, दूसरा है शीर्ष दाब कलम, तीसरा है सर्पिल दाब कलम, चौथा सतत दाब और पांचवा है एयर लेयरिंग या गुटी लगाना। देखिए इसका मेन तो यही है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का जैसे कलम लगाना, दाब लगाना ये है, लेकिन दाब लगाने भी किस प्रकार से किस किस तरीके से दाब लगाया जा सकता है उसका भी कई प्रकार है। तो केवल मेन चीज़ ही आप लोग तैयार रखिए, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, तो भी ये चीज़ें आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अब देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का ही पहला था कलम लगाना, दूसरा था दाब लगाना और उसी का तीसरा है रोपण। रोपण किस किस प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है वो उसके प्रकार हैं, व्हिप या टंग रोपण, क्राउन रोपण, वेज रोपण, कलिका रोपण। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग चार्ट बनाएंगे और नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को ध्यान से देखें कि किसके बाद क्या बोला गया है। इसी तरीके से आप लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आइए अब हम एक एक टॉपिक को अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में बताया था कि अलैंगिक जनन जो होती है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो एकल जीव जनन का भी आप लोग वही लिखेंगे कि एकल जीव जनन जो है ऐसी प्रक्रिया होती है जो बिल्कुल अलैंगिक जनन की ही तरह होती है और इसमें भी नए संतान की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही जीव या एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एकल जीव जनन का जो पहला हेडिंग है इसका द्विविभाजन बाइनरी फिजन। द्विविभाजन बाइनरी फिजन जो है ये जनन की ऐसी प्रक्रिया होती है जो अधिकांशतः एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव मतलब जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं उनमें इस तरह की जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ के बारे में आप लोग अपनी पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर जीव जो हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि यानी कि यूनिसेलुलर जीव जो होते हैं ऐसा जीव होते हैं जिनका पूरा जो शरीर होता है वो एक ही कोशा में पूरा हो जाता है और बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनका जो शरीर होता है वो कई कोशाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये जो है बाइनरी फिजन जो है ये इसमें क्या होता है कि जो जीव का शरीर होता है वही दो भाग में बट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है और ये जो दूसरा भाग अलग होता है वही एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इस प्रकार का जनन जो है मुख्य रूप से युगलिना हो गया, अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बैक्टीरिया में भी इसी तरीके से जो जनन जो है पाया जाता है। यहाँ देखिए बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया मैंने फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और अच्छे से फिगर बनाएंगे। देखिए ये बैक्टीरिया में मैंने बाइनरी फिजन को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए पहला जो है ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर ये सेल वॉल है और इसके अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये डीएनए है या न्यूक्लियोइड है। तो इसमें देखिए पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, सेल एलोंगेटेड एंड डीएनए रेप्लिकेटेड, मतलब सेल जो है वो लंबा हो रहा है और डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं तो ये सेल वॉल और प्लाज्मा बिगिन टू कंस्ट्रक्ट, मतलब कह रहा है कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का और इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है ताकि वो दो भागों में विभाजित हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है देखिए सेल वॉल सेपरेटिंग द टू डीएनए कॉपीज। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस कह रहा है कि इस प्रोसेस में सेल वॉल जो है दो डीएनए कॉपीज में सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट है देखिए अब ये सेपरेट नहीं हो चुका था लेकिन अभी भी जुड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट में ये दोनों जो है सेल अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और एक नए ही बैक्टीरिया सेल का निर्माण कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेल सेपरेट। बिल्कुल इसी तरीके से अमीबा और पैरामीशियम युगलिना में भी सेम यही प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन का, ठीक है। इसी बाइनरी फिजन के द्वारा ही अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम भी अपना जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक। अब दूसरा है हमारा बीजाणु जनन।
बीजाणु जनन के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से फंगाई जो होते हैं, कवक और शैवाल, उनमें इस प्रकार से जनन होता है। इसमें क्या होता है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है उसमें अंकुरण होने लगता है, बीजाणु का फॉर्मेशन होने लगता है और वही बीजाणु जो हैं वो विकसित हो जाते हैं और मेन प्लांट शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए ही जीव का निर्माण कर देते हैं। ये प्लांट नहीं है बेटा, ये जीव है, ठीक है। तो एल्गी में यानी कि शैवाल में और फंगाई में इस प्रकार से ही जन्म होता है। देखिए, स्पोरुलेशन को समझाने के लिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। तो स्पोरुलेशन समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स यानी कि बीजाणु क्या होते हैं, वो एक कोश की पतली भित्ति वाली ये इनकी संरचना होती है और यही जो है विकसित होकर अंकुरण करते हैं और इससे एक नए ही शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्पोरुलेशन वाली प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, कवक में और शैवाल में, यानी कि फंगाई में और एल्गी में, ठीक। यहाँ देखिए फिगर है, ये इसका है कोनोडियोस्पोर्स फॉर्मेशन इन फंगाई, ठीक। फंगाई का ये फिगर है, आप लोग उसको देख लें और इसका फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा तीसरा, मुकुलन यानी कि बडिंग। इस प्रकार का जनन जो है मुख्य रूप से यीस्ट और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका में बाह्य रूप से वृद्धि हो जाती है और वो वृद्धि कर अनेक छोटी छोटी संरचनाएं बना लेती हैं और यही संरचनाएं जो हैं विभाजित होकर ही दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती हैं, मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाती हैं और एक नए ही जीव का निर्माण करती हैं। फिर से समझ लेते हैं कि मुकुलन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मातृ जो शेल होती है, मतलब मदर शेल जो होती है, उसी पे एक मुकुल का निर्माण यानी बड का निर्माण होने लगता है और यही बड जो है फिर विकसित होकर मातृ सेल से अलग होकर एक नए ही जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो मुकुलन क्या होता है बेटा कि मातृ सेल से या मदर सेल पे एक मुकुल या बड का निर्माण हो जाता है। यही बड या मुकुल जो है विकसित होकर अपने मदर सेल से अलग होकर एक नए ही जीव शरीर का निर्माण कर देता है। फिगर को आप लोग बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से। ये बडिंग यीस्ट में किस प्रकार से होता है वो मैंने शो किया है और ये यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। चौथा है कलिका। तो किसी पौधे की पत्ती व तने के जो अग्र वाला भाग होता है, बिल्कुल आगे वाला, वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है और वही जो है वहाँ से एक छोटी संरचना कलिका के रूप में विकसित होती है और वो बड़ी होकर मुख्य पौधे से अलग हो जाती है और अंकुरित कर एक नए पौधे को जन्म देती है, ठीक है। और ये जो कलिका है, कलिका के द्वारा जो जनन होता है मुख्य रूप से फ्यूनेरिया में होता है। फ्यूनेरिया का पौधा होता है, उसमें कलिका के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। देखिए, इसको समझ लेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक पौधा है, यहाँ से कोई तना निकल रहा है, तो यहाँ पे कोई छोटी सी कलिका जो है वो विकसित होने लगती है, ठीक है। ये मुख्य पौधा है, मेन प्लांट। तो तने के पास से या पत्तियों के पास से कोई जो है कलिका रूपी संरचना विकसित होने लगती है और ये थोड़ी वृद्धि करके क्या करती है, मुख्य पौधे से अलग हो जाती है। ये कलिका अलग हो जाती है और अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण जो है वो कर देती है, ठीक है। एक नए पौधे में ही वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से कलिका के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। बहुत ध्यान सुनेंगे। पांचवा है हमारा खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये बहुकोशिकीय जनक जो होता है उसका शरीर, बहुकोशिकीय नाम मैं ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुकोशिकीय जनक का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है और जो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वही
जो है पुनरुद्भवन करके, यानी फिर से वो रीजनरेशन के द्वारा एक नई वयस्क संतान में विकसित हो जाता है। और इस प्रकार का जनन जो होता है वो मुख्य रूप से शैवालों में पाया जाता है। ठीक है, कौन से शैवाल है? स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर शो किया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। स्पायरोगैरा का है ये। ठीक है, ये स्पायरोगैरा का स्पायरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे स्पायरोगैरा में स्पायरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इनका सेप्टा है। देखिए, तो ये जो है ये कई भागों में विभाजित हो गया और यही जो है अलग अलग भाग जो है यही आगे जो है डेवलप करके एक नई ही वयस्क जो है ये शरीर जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ये अलग ही शैवाल में विकसित हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। देख लीजिए इसे, रीजेनरेशन। देखिए, इस प्रकार का जन्म उन जीवों में अधिकतर पाया जाता है जो कई भागों में बट के भी एक नए जंतु का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। और अमीबा और हाइड्रा, स्पंज, ठीक है, इन सबों में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता बहुत तेज़ी से पाई जाती है। लेकिन जीव शरीर जितने भागों में बट रहा है, तो जिस जिस भाग में कोशिका मतलब केंद्रक होगा वही भाग ही विकसित होगा। जिस भाग में केंद्रक नहीं होगा तो वो भाग विकसित होकर नया जीव नहीं बना पाएगा। तो जीव इनके जो है विकसित होने के लिए अति आवश्यक है कि जितने भागों में बटें तो उस भाग में केंद्रक का थोड़ा सा भी भाग पहुँचे। तो जिस भाग में केंद्रक का भाग होगा वो भाग जो है विकसित हो जाएगा, रीजनरेट कर लेगा और एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका केंद्रक है। मान लीजिए कोई ताप दाब या कोई भी प्रकाश के प्रभाव के द्वारा जो है इनका शरीर जो है कई भागों में बट गया। ठीक है, किसी वजह से इनका शरीर जो है कई भागों में बट गया और कोई भाग ऐसा है जिसमें कि ये केंद्रक नहीं पहुँचा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है इसका केंद्रक है, यहाँ इस वाले सेल्स में भी है केंद्रक और यहाँ भी है केंद्रक, लेकिन एक भाग ऐसा भी है जिसमें केंद्रक नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगली प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो तीनों भाग हैं ये क्या होंगे, ये विकसित होकर एक नई अमीबा की उत्पत्ति करेंगे। लेकिन ये देखिए, इसमें केंद्रक का भाग नहीं आया है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एकल जीव जन्म का जो है 6 प्रकार जो है हमने बहुत ही अच्छे से समझा है और आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार आप लोग वीडियो को चला के समझेंगे, उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पौधों के कायिक जनन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू।